अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। हुसैन हक्कानी वीजा स्कैंडल का जिन बोतल से बाहर, पीपल्स पार्टी की क़यादत मैदान में कूद पड़ी। फरहतुल्लाह बाबर, रहमान मलिक, शेरी रहमान के बाद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी सफाई देने के लिए मैदान में पहुंच गए। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी के नाम खत में सफ़ीर को वाज़ेह कर दिया था कि स्टेट डिपार्टमेंट की सिफारिश पर वीज़ा जारी किया जाए। मज़कूरा खत राय के लिए मुख्तलिफ वजारतों को भी भिजवाया गया। दुनिया भर के सिफारत खानों में सिक्योरिटी एजेंसीज के अहलकार तैनात होते हैं। सफ़ीर को इख्तियारात देने का मकसद सिफारत खाने को पावरफुल बनाना होता है। खत में कहीं नहीं लिखा कि सफ़ीर सिफारत खाने के उसूल नज़रअंदाज कर दे। कोई भी वीज़ा बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस जारी नहीं किया जाता। हुसैन हक्कानी का भी कहना है कि उन्होंने बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई वीज़ा जारी नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म ने एक ऐसे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मीडिया पर उनकी जानिब से हुसैन हक्कानी को वीज़ा जारी करने का खुसूसी इख्तियार देने का मुबैना खत मंजर आम पर आया। सवाल बेशुमार, जवाब निदारत। पीपल्स पार्टी इस बात पर बजिद है कि अमरीकियों को वीज़ा इजरा पर नहीं, उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी पर तहकीकात की जाए कि वो किस वीज़े पर पाकिस्तान आया था। सवाल यह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने हुसैन हक्कानी को किस बुनियाद पर खुसूसी इख्तियारात दिए और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या कोई वज़ीर आज़म क़वायद व ज़वाबित को बाईपास करने का इख्तियार रखता है? अगर वीज़ा जारी करने में मिलिट्री अताशी, वजारत दाखिला और खुफिया एजेंसीज अहम स्टेक होल्डर्स हैं, तो मामलात फिर क्यों तनाज़ात की जद में है? क्या एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट शाया करना वक्त की अहम ज़रूरत नहीं है ताकि इल्ज़ामात का बाब हमेशा के लिए बंद हो जाए? इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ बाबर सत्तार, हफीजुल्लाह नियाजी, मारवी सरमद साहिबा, मुनीब फारूक, इरशाद भट्टी और अमजद शुएब साहब हैं। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए। गिलानी और हक्कानी के बयानात, क्या गैर मुल्कियों के को वीज़े कवायद के खिलाफ दिए जा सकते हैं? आप समझते हैं कि किसी ज़रूरत के तहत, किसी ख़ास मुनासिबत से अगर महसूस किया गया तो क्या ये वीज़े कवायद को नज़रअंदाज करके दिए जा सकते हैं? तो हाँ के ऑप्शन पे जा सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होना चाहिए तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाबर सत्तार साहब। आयशा, एक एजम्पशन है आपके सवाल में कि कवायद के खिलाफ वीज़े दिए गए। अभी तक ये जितनी भी डिबेट हुई है, मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसमें ये पता चले कि कौन सा कायदा, कौन सा कानून, किस असूल को तोड़ा गया है। यहाँ पे एक फॉरेनर्स एक्ट है हमारा पुराना 1946 का, उसके नीचे एक ब्रॉड प्रोविजन है जिसमें ये लिखा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट डिटर्मिन करेगी कि किसे वीज़े मिलने हैं और किन टर्म्स के ऊपर मिलने हैं। अगर अभी जो ये एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया कि आप ये वीज़े दे सकते हैं एक लोकल पोस्ट से, और उसके बाद जो भी उनका कोई प्रोसेस था जिसमें डिफेंस अटैची की अप्रूवल भी शामिल थी या बाकी स्क्रूटनी भी शामिल थी, उसके बाद आपने वीज़े दे दिए, तो मुझे तो नहीं समझ आता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, एक लार्जर सवाल ये हो सकता है कि हाँ, आप सवाल ये करना चाह रहे हैं कि जी क्या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी पाकिस्तान में अप्रूवल के बगैर ये वीज़े इशू होने चाहिए थे या नहीं? तो कोई दिखाए फिर कि कोई ऐसा कानून बना हुआ हो, कोई रूल्स बने हुए हो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि जी यहाँ ज़रूर आना है, ISI ने, IB ने, बाकियों ने उसके ऊपर NOCs इशू करने हैं, फिर ही वीज़ा इशू हो सकता है, वरना लोकली आप कर ही नहीं सकते इशू। तो ऐसा कानून मैंने नहीं देखा अभी तक, हो सकता है हो, तो फिर पता चलेगा कि कोई कायदा था जिसे तोड़ा गया। तो डिबेट तो ये है कि एक गवर्नमेंट ने हाईएस्ट लेवल के ऊपर एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दिया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि लोगों की मुशावरत के साथ एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, उसके मुताबिक वीजा इशू होते चले गए। तो हम ये किस तरह की हिपोक्रेसी के अंदर यहाँ पे पड़े हुए हैं? अगर हमने वीजे नहीं देने तो इसके ऊपर या तो फिर खुली डिबेट कर लेते हैं ना कि कैसे होता है। हमें पता है कि हमारी एम्बेसीज के अंदर हमारे इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव्स होते हैं, बाकी लोगों के ऑपरेटिव्स उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज में। तो ब्रीच किस चीज की हुई? क्या कोई अनरिटन कोड है कि दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को आप बताएंगे कि हमारे कौन से लोग हैं, उस कोड को ब्रीच किया गया? तो ये डिबेट मेरा ख्याल है थोड़ी खुल के होनी चाहिए अगर आप किसी के ऊपर फाइनली इल्जाम किसी को देना ही चाहते हैं, ताकि पता चले कि ब्रीच किस चीज की हुई है, किसी अनरिटन कोड की हुई है, किसी रिटन कोड की हुई है,
कोई वीटो राइट है किसी हमारी मिलिट्री एजेंसीज का कि वीजा की इशुएंस के ऊपर जो वो इस्टेब्लिश रखना चाहते हैं उसकी ब्रीच हुई है, तो हुआ क्या है? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये डिबेट हम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि किसी कानून को तोड़ा गया, और साथ वो एक और बड़ा हम सवाल उठा रहे हैं कि खुलकर डिबेट हो कि अगर ब्रीच हुआ है तो किस बात का, लेकिन अभी ये स्टोरी अनफोल्ड होना शुरू, आने वाले दिन क्या कुछ बताएंगे देखना है। नियाजी साहब, क्या आपका ऑप्शन रहेगा इस पूरे मामले पर? अच्छा, पहली बात तो यह है कि अजीबोगरीब क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि गिलानी और हक्कानी के बयानात क्या गैर मुल्कियों को वीज़ा के कवायद के खिलाफ दिए जा सकते हैं। सिंपल आज जवाब है, मेरे ख्याल में सारे साथियों का जवाब यही है कि नहीं दिए जा सकते कवायद के खिलाफ। अब इस सवाल के अंदर लेकिन आपने जो इश्यूज फ्रेम किए हैं वो बड़े पर्टिनेंट हैं, उनके अंदर जान है, उनको एड्रेस किया जा सकता है। सवाल का तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, कवायद के मुताबिक दिया जा सकते हैं। देखिए, हमारे मुल्क के कुछ मारूसी हालात हैं, ये मत भूलें कि सिक्योरिटी इश्यूज, और ये सिर्फ हमारे मुल्क के नहीं हैं, ये इंडिया के भी यही हैं, यूएसए के अंदर भी यही हैं। वहाँ पे आप ये देखें कि आप एम्बेसी उनके भी जो बाबर साहब ने जो पॉइंट्स उठाए, मैं समझता हूँ कि वो बड़े बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो वीज़ास की इशू है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है किसी के, अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर या इंडियन के पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी के अमेरिका के अंदर। ये उन्होंने प्रोसीजर्स बनाए होते हैं, SOPs होते हैं, उसके मुताबिक वीज़े दिए जाते हैं। आप वीज़ा देने जाएं अमेरिकन एम्बेसी में, FBI का और CIA का बंदा क्या कर रहा है, जो आपके सर के ऊपर खड़ा होता है, आपसे बात कर रहा होता है। चुनाचे इसकी अगर हर मुल्क को अपनी इजाज़त होती है, उसके अंदर दखल अंदाजी होती है। 1988 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो किसको नहीं मालूम कि साहबजादा याकूब साहब को वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने जो उनके प्री शराइत थी, कंडीशंस थी वहाँ पे, तो उसमें एक साहबजादा याकूब साहब की जो वजारत खारजा भी थी। चुनाचे वहाँ से और उससे पीछे भी जब भी देखा है कि वजारत खारजा सिक्योरिटी मामलात में पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे मुलव्वस रहते हैं और जेन्युइनली रहते हैं, पहली बात। दूसरी एक बात मैं और पॉइंट आउट कर लूँ कि अमेरिका मत भूलें कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर था, अब तो थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई है, लेकिन 2010 में और उससे पहले 20 साल तक सोल सुपर पावर था, और उसके सामने उसकी हुक्म वो ऑलमोस्ट हर मुल्क के अंदर बैठ के उनको रूल कर रहे थे और हम उनके साथ थे। फिर हमारे जो सियासतदान हैं वो उनके इनफरादी तौर पे ऐसी कमजोरियां, बल्कि हो सकता है इदारों के भी सरबराहों की ऐसी कमजोरियों जिनको अमेरिका ने टैप किया हो और उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। पेट्रोल लॉज हैं जिसमें हर बंदा जेल में जा सकता है, जाती मुकदमे हैं, हर सियासतदान कोई ना कोई कमजोरी है। चुनाचे इदारों को फैसला, लेकिन फैसला इदारों को करना चाहिए मिलके, तो फैसला हमारे हक में जाएगा। इंडिविजुअल्स करेंगे तो अब देख लें कि हर बंदा कह रहे हैं कि अब ये देखें ना, वो गिलानी साहब भी पहले छूटना चाहते थे, आज वो जब लेटर लीक आउट हो गया तो सारी करेगा तो वजीर आजम ने एक तरीका तय किया। मारवी सरमद साहिबा, अगर तरीका कार के मुताबिक सब कुछ हो रहा है तो क्यों फिर इतनी कंट्रोवर्सी बन रही है, एक के बाद एक बंदा आके क्यों उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहा है? आप किस तरीके से देख रही है मामले को? थैंक यू आयशा। अब वो गिलानी साहब बेचारे क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं कि हक्कानी साहब ने जो वहाँ बैठ के एक ड्रोन हमला कर दिया पीपल्स पार्टी पे, मैं तो इसको यही समझती हूँ कि ये उन्होंने बहरहाल पीपल्स पार्टी को एक बैकफुट पर, एक डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ा कर दिया है जहाँ पर उन्हें सफाइयाँ देनी पड़ी हैं। जो आपका सवाल है, मैं तो इसका मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं में इसका जवाब है। कवायद और ज़वाबित के ख़िलाफ़ अगर कुछ हो रहा था तो वहाँ पर वीज़ा सेक्शन में भी डिप्लॉयमेंट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, और एम्बेसी में तो हमारे मिलिट्री अटाशीज़ होते ही हैं, इसके अलावा अपनी एजेंसीज़ की भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वो उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जब हो रही थी उस वक्त कोई पाकिस्तान ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। यानी आप इंतज़ार करते रहे कि तमाम वीज़े लग जाएं, तमाम खिलाफ वर्जी कवायद की हो जाए, और उसके बाद भी साल गुजर जाए। फिर उसामा बिन लादेन का वाक़या होने के बाद फिर हम उसके भी साल के बाद जब एबटाबाद कमीशन की गुफ्तगू हो रही होगी, उसकी प्रोसीडिंग चल रही होंगी, तो फिर हम कहेंगे कि ओहो ये तो हक्कानी साहब ने कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा ये सब हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर देना चाहिए। ये जो सिविलियन स्केपगोट की तलाश है इसको ख़त्म करें, और अगर आपने लाइन हाजिर करना है तो करें लाइन हाजिर ज़रा अहमद शुजा पाशा साहब को, और उनसे पूछें
कि आपको क्यों पता नहीं चला कि वहां पे कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो रही थी। पहला तो सवाल बनता है जो बाबर सत्तार साहब ने भी किया कि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाकई खिलाफ वर्जी हुई है तो जरा वो भी बता दें कि कौन से कवायद थे जिनकी खिलाफ वर्जी हुई, और उसके बाद लाइन हाजिर करें उस वक्त जो अथॉरिटीज थी जिनका काम बनता था कि वो ये तमाम इंटेलिजेंस वहां से पाकिस्तान के जो मुतक़िद इदारे हैं उनको पहुंचाएं और उनके ऊपर एक्शन ले, तो वो क्यों नहीं हुआ। ठीक मारवी साहबा, तो मैं इसका जवाब नहीं में ऑप्शन ले रही हैं। मुनीर फारूक साहब, सवालात इस सवाल के अलावा भी उठाए जा रहे हैं, मामला पहले भी सामने आया और अब एक खत ने मामले को फिर बिल्कुल आगे लाके रख दिया है कि एक ना एक पीपल्स पार्टी का लीडर सामने आकर जस्टिफाई कर रहा है। एक सवाल उठाया गया है, कानून है या नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया, आप क्या ऑप्शन लेंगे, किस तरह से देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, सबसे अहम बात यह है कि सवाल का जितने भी हम 6 लोग यहाँ बैठे हैं, हर कोई यही कहेगा कि नहीं, कानून के ख़िलाफ़ तो किसी तरह से भी वज़ीर आज़म कोई भी हो वो एक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ये देखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ 2008 से लेकर 2013 तक का पीपल्स पार्टी का दौर नहीं है। अगर आप इसे 2002 से लेकर 2017 तक या चले 2013 तक ही कन्फाइन करें तो बीच में ऐसा भी वक्त था, ऐसे भी औकात थे कि जहां पर वीज़ा तो फिर वीज़ा है ना, आपने किसी को वीज़ा दे दिया, उसको रेटिफिकेशन नहीं हुई, उसको वेरिफिकेशन नहीं हुई, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, लेकिन ऐसा भी वक्त रहा है जहां पर बगैर वीज़ा के, बगैर ऑथराइजेशन के अमेरिकन पाकिस्तान में आते रहे हैं और विदाउट एनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर उस वक्त की भी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज फोकस है जुलाई 2010 का वो लेटर जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अपेरेंटली लिखा गया है हुसैन हक्कानी साहब को, जिसमें कहा जाता है कि ऑथराइजेशन दी गई है। ऑल्दो गिलानी साहब कह रहे हैं कि वो रूल्स ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट करते हुए और थ्रू रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स क्या होगा। एक लेटर और भी है जो आज जनाब हामिद मीर साहब ने ट्वीट भी किया है, वो है जनवरी 2010 का, जिसमें पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस लिख रहा है कि तकरीबन 30 से 35 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये बिलीव किया जा रहा है कि ये यूएस 36 लोगों के नाम है एग्जैक्टली, कि जो यूएस स्पेशल ऑपरेशन से मुमकिन तौर पर उनका ताल्लुक है, उनको वीज़े ना जारी किए जाएं। अब ये भी ढूंढने की ज़रूरत है कि ये लेटर किसके कहने पर लिखा गया, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व थी या रेलिवेंट एजेंसीज ISI IB उन्होंने कहा फॉरेन ऑफिस को कि इन लोगों के बारे में ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया जाए या लेटर लिखा जाए कि इनको वीज़े ना दिए जाएं। इस तरह से सिर्फ किसी एक को, अभी मारवी साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक बात है कि किसी एक को सिंगल आउट करके स्केप गोट नहीं बनाना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर पूरे वक्त की कीजिए, 10 से 12 साल के अंदर क्या होता रहा है। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बड़ा आसान है इस वक्त कह देना पीपल्स पार्टी का, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है कि उसे पब्लिक कर दें। जरदारी साहब ने 4 दिन पहले खुद हामिद मीर साहब को कहा है कि जी वो उस वक्त की पार्लियामेंट का तो खैर ऐसे ही जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि इसको पब्लिक किया जाए। तो आज क्यों जोर दिया जा रहा है? क्या आज उसका पब्लिक होना नेशनल इंटरेस्ट में है? मेरे और आपके नजदीक शायद होगा, लेकिन आज भी शायद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहेगी कि या सोच रही होगी कि उसका पब्लिक होना नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। सो ये मैं डिटर्मिन नहीं कर सकता या आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। सो अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर एक वक्त की ना करें, 2002 से लेकर करें 2013 तक करें। ठीक, नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। ये जिस लेटर का भी मुनीब साहब जिक्र करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से इस्लामाबाद से जारी किया गया था मिड जनवरी, 18 जनवरी की तारीख है। 36 यूएस नेशनल्स के नाम थे और वो नाम भी मौजूद है। उस सफे के ऊपर ये लिख दिया गया 3 मंथ सिंगल एंट्री वीजा प्लीज, यानी कि उन लोगों को सिंगल एंट्री वीजा की दरखास्त कर दी गई और उसको साइन कर दिया गया था। अमजद शुएब साहब, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट क्या जारी कर दी जाए तो बहुत से इल्जामात बंद हो जाएंगे। अभी बात की गई किसी एक फर्द की नहीं होनी चाहिए, जिस फर्द पर उंगली उठ रही वो आकर अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है। मतलब पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं, जिस बंदे पे उंगली उठे वो अपनी क्लैरिफिकेशन देकर साइड पर हो जाए। किस तरीके से मामले को देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहला तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि दुनिया के सबसे 2 अहम कैपिटल लंदन और वाशिंगटन, जुल्म हमारे साथ ये किया गया कि वहाँ वो लोग बिठाए गए जिनका पाकिस्तान में कोई मुफाद नहीं है, कोई स्टेक्स नहीं है उनकी, वो बरसा बरस से वहीं हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारनी है, वहाँ के साथ वफादारियाँ निभानी है, वहीं तरक्की करनी है, वहीं उनका फ्यूचर है। ये क्या इस मुल्क में कोई प्रोसीजर है कि आपने अपने डिप्लोमेट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, कि कैसे वो होंगे, आपके सफ़ीर किस तरह सेलेक्ट किए जाएंगे, कौन लोग होंगे, या ये आपकी सवाबदीद है कि जिसको आप ओबलाइज करना चाहें वो कर दें, या ये सवाबदीद है कि जिससे जो आपके काम कर सके आप उसको अपॉइंट कर दें।
एक तो ये बहुत बड़ी दुख वाली बात है जिस पर गौर होना चाहिए। अब बात यह है कि 1975 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने वीज़ा के नए रूल्स वगैरह बनाए और उसके साथ सपोर्टिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं जो बरसा बरस से फॉलो हो रहे हैं, और वो प्रोसीजर्स हैं जो यहाँ आके वायलेट हुए। वो SOPs हैं जिनका नाइब साहब जिक्र कर रहे थे, फॉरेन ऑफिस के इशूड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के इशूड हैं, और उनमें डिटेल से ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि वीज़ा कैसे प्रोसेस होगा। वो चीज़ें सारी ख़त्म कर दी गई। एक दिन हफ्ता छुट्टी होती है वहाँ पे, सैटरडे की छुट्टी वाले दिन एम्बेसी खुलाई जाती है और एम्बेसी खोल के 1000 से ज़्यादा वीज़ा एक दिन इशू किया जाता है। ये हमद मीर के पुराने आर्टिकल में भी ये चीज़ दी हुई है, लेकिन ये हकीकत है कि ये सारी दुनिया को बाईपास करके उस दिन किसी को नहीं बुलाया गया और ये वीज़ा इशू किए गए। उसके बाद मजीद किए जाते रहे और उन दिनों अखबारों में ये खबरें छपी कि 6 हफ्तों में इतने वीज़े दे दिए गए हैं लोगों को जो 6 महीनों में पहले नहीं दिए गए थे। डिफेंस अटैची वहां से 3 चिट्ठियां लिखता है और बार बार इतराज़ करता है कि मेरे नॉलेज के बगैर वीज़े दिए जाते हैं, और ISI के 3 खत कम अज़ कम एड्रेस्ड हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को कि ये कौन वीज़े दे रहा है और क्यों दिए जा रहे हैं, हमें इस पर पूछा नहीं जा रहा, और यहाँ भरमार आ गई है लोगों की, उसका कोई जवाब नहीं उनको दिया जाता। और नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं मुनीफ से भी इत्तफाक करता हूँ, 202 से हो, किसी से हो, मैं हूँ या मेरा भाई हो या मेरा बाप हो जिसने वीज़े दिए हों, नेशनल सिक्योरिटी किसी को माफ़ी नहीं देती। मुल्क है तो हम हैं, तहकीक करनी है बिल्कुल सबकी करें, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो आज इशू सामने है इसको जहन में रखें, ये कतन इसको माफ़ी नहीं दी जा सकती। ये वो इशू है जिस पे नेशनल सिक्योरिटी को टोटली ब्रीच किया गया और मुल्क को तबाही के दहाने पर लगाया। इसकी रेलेवेंस है उस वाक़े से जो उसामा बिन लादेन का हुआ। फिर हमसे ये कहते हैं, पूछा जाए कि उसामा बिन लादेन को किसने यहाँ रखा हुआ था, इनको अगर हिम्मत और जुर्रत हो तो ये अमेरिका से या अफगानिस्तान से पूछें कि इतने अरसे में उनको नहीं पता चला कि मुल्ला फजलुल्लाह कहाँ रह रहा है। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इतना बड़ा इक्विपमेंट है उनका, नेटो भी है वहां पे, मुल्ला फजलुल्लाह उनको नहीं मिल रहा। उनको ये भी नहीं पता चला कि 9/11 कैसे हो गया, उनको ये भी नहीं पता चला कि अफगानिस्तान में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या नहीं है। 10 लाख लोग मार दिए, किसी ने पूछा नहीं। और हमें कहते हैं कि जी ये उसामा बिन लादेन एक इंसान है, छुप सकता है, आप उसकी बात करते हैं, ये आपके वजीर आजम है। ठीक है, अमजद शुएब साहब ने सारी गुफ्तगू की। अमजद शुएब साहब का भी ऑप्शन नहीं में है। इरशाद भट्टी साहब, किस तरीके से आप इसका एनालिसिस करेंगे? और एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट जो मैंने अमजद शुएब साहब के सामने भी सवाल रखा था, पब्लिक नहीं कर दी जानी चाहिए कि मामलात अगर कहीं कुछ नहीं सामने आ रहे, खुलकर पूरा मामला सामने आए, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हर एक को कहीं कोई जिम्मेदार है तो उसे अकाउंटेबल किया जाए, लोगों को भी पता चल सके। देखिए, बात बड़ी तब हो जाती है कि अभी जब 2010 में अगस्त 2010 में सलीम साफ़ी साहब एक ख़बर देते हैं कि हमारी रूल है कि थर्ड कंट्री से वीज़े जारी नहीं हो सकते, तो वो ख़बर छपती है कि 150 इंडियंस और 86 अमेरिकन को थर्ड कंट्री से वीज़े जारी किए गए, और जिनमें से 3 ख़वातीन के तो जो उन्होंने आगे एड्रेस बताए थे वो थे जरदारी हाउस इस्लामाबाद के, और वो जो फार्म में फ़िल किए हुए थे। तो कौंसल जनरल ने शाह महमूद कुरैशी साहब को ख़त लिखा कि ये इhtजाज किया कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उस पर उनको वापस भी बुला लिया गया। बात बड़ी ये भी है कि स्टेक होल्डर्स को या इदारों को इन्वॉल्व करके तो बग़ैर किसी इन्वॉल्वमेंट के तो वो सारे वीज़े जारी किए गए और कर रहे हैं। लेकिन आप जब एक प्राइम मिनिस्टर इख्तियार उस वक्त हो जाता है, जब एक इख्तियार नहीं था तो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखना पड़ा। जब प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिख दिया तो इसका मतलब PM ऑफिस इन्वॉल्व हो गया और इख्तियार उनको मिल गया, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सब कुछ हो गया, PM ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। लेकिन बात याद रखने की ये है कि जब हम 15 सालों में $32 अरब अमेरिका से ले लेते हैं कि हम आपकी जंग लड़ते हैं, आए हम आपके साथ मिल के काम करते हैं, जब 600 बंदे पकड़ के आप अमेरिका के हवाले कर सकते हैं, जब जनरल अयूब से नवाज शरीफ साहब तक सारे उनको अड्डे दे सकते हैं, तो फिर इस पे इतनी, और जब आप जिस गवर्नमेंट की ये बात हो रही है वो गवर्नमेंट का गारंटर रिचर्ड बाउचर है अकेला, तो फिर इसमें कितनी इस जज्बाती होने की क्या बात है? जज्बात हमारी औकात क्या? कहीं ये गैर मामूली हालात थे, गैर मामूली चीज़ें थीं, वो एक सुपर पावर था, और वो कहते थे कि भाई आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, जो कुछ आप कर रहे हैं आप उसके पैसे ले रहे हैं और करी जा रहे हैं। तो गिलानी साहब और हकानी साहब तो बहुत कमज़ोर आदमी इस हवाले से थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये
बाकी उस वक्त गैर मामूली हालात थे, सब कुछ कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हुआ। उस वक्त का कायदा भी यही था, उस वक्त का कानून भी यही था, और कानून हमेशा मजबूत और बड़ा आदमी और ताकतवर डिसाइड करता है, और वो उन्होंने किया और उन्होंने वीज़े लिए। तो इसमें कोई इतनी जज्बाती होने की बात नहीं है। हाँ, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि आइंदा ना हो, आइंदा नहीं होना चाहिए, सारों को इन्वॉल्व रखना चाहिए, एक सारा प्रोसीजर अपनाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बाकी उस वक्त के हालात और उस वक्त के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ही सब कुछ हुआ। गैर मामूली हालात में कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सब कुछ हुआ। आपका ऑप्शन भी नहीं का है इरशाद भट्टी साहब? नहीं जी, हाँ का है, हाँ का है, दिए जा सकते हैं। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं इरशाद भट्टी साहब। जी, 4 ऑप्शंस नहीं में है। बाबर सत्तार साहब ने ऑप्शन नहीं लिया। वो कहते हैं पता चलना चाहिए कि आखिर कौन सा कानून तोड़ा गया और मामलात पर खुलकर डिस्कशन होनी चाहिए। यही बात इरशाद भट्टी साहब ने भी की कि तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत से यौम पाकिस्तान पर जो पैगामात दिए गए, भारत अब क्या सोच रहा है, तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। यौम पाकिस्तान के मौके पर भारतीय सदर और वजीर आजम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम। भारतीय सदर प्रणब मुखर्जी ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के 77वें कौमी दिन के मौके पर अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। भारत पाकिस्तान से ऐसे माहौल में ताल्लुकात कायम करना चाहता है जहाँ खौफ और तशद्दुद मौजूद ना हो। जबकि पाकिस्तान मुखालिफ सख्त गिर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद का ख़त इरसाल किया है। उन्होंने इस ख़त में कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक से मजबूत ताल्लुकात हमारी अव्वलीन तरजीह है। भारत ये ताल्लुकात दहशत गर्दी और किसी अदावत से पाक माहौल में चाहता है। भारत की अहम रियासतों के इंतखाबात इख्तिताम पसीर हो चुके हैं और बीजेपी फतह याब हो चुकी है। ऐसे में जारह पड़ोसी की जानिब से कशीदा माहौल में मुस्बत पैगामात का आना किसी खुशगवार हैरत से कम नहीं। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ महाज़ाराई की पॉलिसी अपनाकर दोनों मुल्कों के दरमियान बद-एतमादी की जो फ़ज़ा कायम की, उसका बयान मुमकिन नहीं। मामला चाहे दहशत गर्दी का रहा हो, कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, मोदी का पाकिस्तान को विलन बनाकर पेश करना हो, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करने की जो पॉलिसी मोदी ने अपनाई, उसे ना कोई पजीराई मिली, ना ही भारत को कोई फायदा हुआ। क्या रियासती इंतखाबात में कामयाबी के बाद मोदी सरकार के रवैये में नरमी की उम्मीद की जा सकती है? क्या एंटी पाकिस्तान पॉलिसी जो उन्होंने गुज़श्ता 3 सालों में अपनाई, उसे रिवर्स करना और भारतीय अवाम को बेचना मुमकिन होगा? इसी मामले पर पैनल से बात करेंगे। पैनल के सामने सवाल है इस तरीके से, भारतीय वज़ीर आज़म और सदर का यौम पाकिस्तान पर पैगाम, क्या पाक भारत मुज़ाकरात बहाल होने की उम्मीद है? अगर आप समझते हैं कि ऐसी उम्मीद और तवक्को है तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर इत्तफाक नहीं करते और समझते हैं कि भारत वैसा ही रहेगा जैसा हमने गुज़श्ता 1-2 साल में देखा, तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। अमजद शुएब साहब। देखिए, ये मैं समझता हूँ सफारती आदाब हैं, इस तरह के हमसाया ममालिक से एक्सचेंजेस होते रहते हैं। इसको मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस तनाज़र में देखना चाहिए कि इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हो जाएगी। आप अगर पीछे देखें तो एक वाक़या हुआ जब मोदी साहब लाहौर आए और प्राइम मिनिस्टर से बगलगीर हुए, बहुत अच्छी तरह मिले, लेकिन बड़ी ही जहरीली तकरीर को 1.5 घंटा पहले वो काबुल में करके तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे। तो इन चीज़ों से मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स बदल जाते हैं, स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं, तरीक़ाकार बाज़-औक़ात आप बदल लेते हैं, कभी सख्ती है तो कभी आप बहुत नरमी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन चूँकि ऑब्जेक्टिव्स नहीं बदलते और आपके मकासद वही रहते हैं मुल्कों के, तो इस वजह से बहुत बड़ी तब्दीली मैं नहीं समझता कि इससे कोई आने के चांसेस हैं। लगता ये है कि थोड़ा बहुत नरमी हालात में इस तरह की तो आएगी कि आप प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर सके। लेकिन कश्मीर के मामले में स्टार्स में अब भी पढ़ रहा था कि वही है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी बंद करे, फिर हम बात करेंगे। और जब ये झगड़ा चलता रहेगा इसी तरह तो बातचीत कहाँ होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं अमजद शुएब साहब और कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिफारती आदाब दिखाए गए हैं भारतीय वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से। इरशाद भट्टी साहब। देखिए, इसमें ये वो वाहिद मामला है कि जिस पे मैं बड़ा पुरुमीद रहता हूँ कि होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिल के बैठना चाहिए। हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, दुनिया कहाँ चली गई, हम कहाँ पड़े हुए, क्या क्या हुए। लेकिन
70 साल हो गए हैं, एक नस्ल बूढ़ी हो चुकी है, हम भी बुढ़ापे के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं। बाजपाई साहब लाहौर आते हैं, एक छोटा सा वाक़या होता है, सारा कुछ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नवाज़ शरीफ साहब ओथ टेकिंग सेरेमनी में जाते हैं और बड़ा वाह वाह होती है। उसके बाद मोदी साहब हैप्पी बर्थडे का केक काटने आ जाते हैं, उसके बाद फिर वही हालात वही हो जाते हैं। और ये जो एक जो जज्बे और ये जो सारे होती हैं, ये एक छोटा सा वाक़या, एक इंसान या एक इंसिडेंट जो होता है वो सारा कुछ उड़ा के ले जाता है। असल में बात यह है कि ये मुज़ाकरात खा हों सेक्रेटरी की सतह पे, मुज़ाकरात खा हों वजारतों की सतह पे, जितने भी हम बैठ जाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस फ़ायदा इसका है कि कुछ बुनियादी मसाइल, आप अगर एक कैंसर के पेशेंट को रोज़ाना एक मार्फिन का इंजेक्शन लगा के और वो सोया रहे चैन से और आप कहें कि कमाल हो गया जी उसका, तो सारा वो हो नहीं सकता। जब तक हम बुनियादी मसाइल को हल नहीं करते, जब तक हम तमाम स्टेक होल्डर्स एक ऑन बोर्ड नहीं होते, और जब तक हम जो इतने सारे इश्यूज़ में जो पेचीदा हो गए हैं और हम हर जगह कहीं फ्रंट पे लड़ रहे हैं, कहीं वो हमारे साथ बैक पे लड़ रहे हैं, कहीं हमारे इनडायरेक्ट सहूलत का रहे हैं, कहीं हमारे कुछ अभी भी उनका वो कलभूषण यादव हमारे पास है, उसके बाद भी पता नहीं ये खैर सगाली जज्बा कैसे है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। बहुत सारी इसके बड़ी बोल्ड लीडरशिप की ज़रूरत है। और वो अब नवाज शरीफ साहब, एक तरफ नवाज शरीफ साहब का 1 साल रह गया, दूसरी तरफ मोदी साहब को सूट ही ये करता है कि ये मसाइल ज़िंदा रहें और वो बीजेपी और उनका जो बुनियाद है वो कायम रहे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के अगर हज़ारों एक्सचेंजेस हो जाएं व्यूज़ के और रोज़ हम टाटा बाई बाई करते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप इन सारों को बुनियादी मसाइल हल नहीं करते, जब तक आप अपनी जो नफ़रतें हैं उनको मोहब्बतों में नहीं बदलते, अपने नफ़रतों की वजह तलाश नहीं करते। आपने आगाज में कहा बड़े पुरुमीद रहते हैं, आखिर में आकर आप कह रहे हैं कि हज़ारों एक्सचेंजेस का कोई फ़ायदा नहीं, तो ऑप्शन क्या है आपका, हाँ या नहीं? मेरा ख्याल मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलकर करनी चाहिए और मेरे ख्वाहिश है। लेकिन अल्लाह के फजल से कोई दोनों तरफ की जो लीडरशिप है उनसे कहीं विजन नहीं है, तो कहीं जो उनकी बुनियादी दुश्मनी पे है, तो अल्लाह के फजल से नहीं कोई चांस नहीं। मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि चाहते हैं इरशाद भट्टी साहब, लेकिन उम्मीद नहीं दिखाई देती। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दायरों में घूम रहे हैं, उतार चढ़ाव नहीं कि सड़क पर सफर करते आगे निकल जाएंगे, दायरों में ही दिखाई दे रहे हैं। क्या ऑप्शन आप रखेंगे इस सूरत हाल पर? देखिए आयशा, जो भारत के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ रहा है, अगर उसको हिस्टोरिकली देखा जाए तो सब जानते हैं कि वो बड़ा डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ। मुतअद्दिद जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं ऑन डिफरेंट इशूज़। इस तरह की जो बातें जिस तरह जन साहब ने फरमाया, ये तो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। एक आपने ख़त भेज दिया, विश कर दिया, या इवन सो मच सो कि बर्थडे पे विश कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फॉरेन पॉलिसी या पॉलिसी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कंट्री रिफ्लेक्ट करती है कि उसमें कोई तब्दीली आएगी। हाँ, अभी भट्टी साहब ने बड़ी आखिर में एक बड़ी अहम बात की कि कहीं विजन नहीं है, कहीं बुनियादी दुश्मनी है। देखिए, आप उसको सही विजन कहें या गलत विजन कहें, विजन तो है। इस हुकूमत का विजन था, मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड विद इंडिया भी होना चाहिए, ये जो हॉस्टिलिटी है इसको कम करना चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से जो एस्केलेशन है उसको हमेशा से हमने बड़ा रिस्ट्रेंट रखा है, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई बहुत ज़्यादा ऑफेंस पे नहीं गए, रिस्ट्रेंट शो की है। ऑल्दो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं और भारत से बहुत बेहतर भी कर सकते हैं। आप देखिए, भारत ने पिछले 3 सालों में, जब से मोदी साहब अगर वहाँ पर आए हैं, क्या किया है। मुतअद्दिद उनके जो पॉलिसीज़ थी, स्टेटमेंट्स थी, वो इसलिए ये बातें करते थे क्योंकि वहाँ पे उनकी लोकल पॉलिटिक्स ड्राइव करती है उनकी नेशनल पॉलिटिक्स को, और वो जो उनकी नफरत है वो इंड्यूस होती है उस लोकल पॉलिटिक्स से। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट उनको बेचना पड़ता है अपने वोटर के आगे, हेंस उसके ऊपर उन्होंने कैपिटलाइज करना होता है। वो ये सब कुछ करते रहे हैं। फिर जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक झूठी 2 नंबर किस्म की बोगस टाइप वो एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया जो बिल्कुल ही फॉल फ्लैट कर गई, और उसका कोई हकीकत सामने नहीं आ सकी, और ना ही वो को दुनिया को बता सके कि उन्होंने किस तरह क्या किया। बहरहाल इवेंचुअली आई वुड से कि इस तरह के एक्सचेंजेस से फॉरेन पॉलिसी किसी हुकूमत की नहीं बदलती। हाँ,
अब वहां पर क्योंकि स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो चुके हैं, बहुत सी जगह पर वो कैपिटलाइज कर चुके हैं, शायद वो अब अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा तब्दील करें और कोई पाकिस्तान के साथ जो उनका बायलैटरल डायलॉग है वो जरा कुछ दोबारा रिवाइव हो सके, क्योंकि फिलहाल उनका जो डोमेस्टिक फ्रंट है वो इतना हीटेड नहीं है, उस पर कोई इतने बड़े उनके सामने कोई इलेक्शंस नहीं आ रहे। ठीक, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं? जी मैं नहीं का ऑप्शन ले रहा हूं कि ये एक्सचेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के मैसेज भेज देने से, लेटर लिख देने से, बर्थडे विश करने से, इससे फॉरेन पॉलिसी में कोई मुनीब साहब भी ले रहे हैं। क्या भारत के डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हीट हुआ है तो मोदी साहब किसी और तरफ देखेंगे? पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा करने की कोशिश नाकाम रही, क्या हमसायों की अहमियत का एहसास होगा कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे? मारवी सरमद साहिबा, बाबर सत्तार और नियाजी साहब क्या कहते हैं, आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। भारतीय वजीर आजम और सदर का यौम पाकिस्तान पर पैगाम, क्या पाक भारत मुज़ाकरात बहाल होने की उम्मीद है? मारवी सरमद साहिबा। बहुत शुक्रिया आयशा। ये जो तबादला हुआ है मुबारकबादों का, ये आपको याद होगा कि 26 जनवरी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको मुबारकबाद दी थी और अब हमें भी हमारे रिपब्लिक डे पर मुबारकबाद मिली है। तो मैं ये समझती हूँ कि रूटीन के ये पैगामात हैं जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स और हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स जो है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, और इनसे बहुत टू मच शुड नॉट बी रेड इनटू दीज कम्युनिकेशंस। लेकिन जहाँ तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात का सवाल है तो मैं इतनी नाउमीद नहीं हूँ। मेरा ये ख्याल है जो लोग पाक भारत ताल्लुकात को वॉच कर रहे हैं वो जानते हैं कि पिछले एक महीने में तकरीबन 3-4 हफ्ते का अरसा अगर हम ले लें तो बहुत सी सॉफ्टनिंग सामने आई है भारत की तरफ से। ख़ास तौर पे जो उनके यूपी के इलेक्शन हुए, अगरचे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है यूपी के इलेक्शन का पाक भारत ताल्लुक के साथ, लेकिन ये चीज़ देखने में आई कि उनको जो इतना भारी मैंडेट सा मिल गया है भारत में, और वो एक एम्पावर्ड तरीके से एक बहुत मुतमईन प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त भारत के, तो वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो शायद इस पर कोई पेशरफ्त करना चाहें, क्योंकि दुनिया की तवज्जो इस वक्त जो है अफगानिस्तान के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान भारत के ऊपर नहीं है, साउथ एशिया के ऊपर नहीं है, बहुत से और इश्यूज़ हैं, ट्रंप के पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द बहुत से इश्यूज़ घूमते हैं। तो इस वक्त कोई ख़ास प्रेशर भी नहीं है भारत के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं उसको देखा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत इसको फोर्सी कर रहा है कि जल्द ही जब अमेरिका की तवज्जो अफगानिस्तान की तरफ आएगी तो ये प्रेशर आएगा, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। जो पिछले 3-4 हफ्ते के वाक़यात हैं उनसे तो इशारे कोई पॉजिटिव ही मिलते हैं। आप देखिएगा कि एक तो यह है कि भारत का डेलीगेशन जो भारत ने इंडस वाटर कमीशन की जो मीटिंग हो रही है उसमें आमादगी का इजहार किया है, और दूसरा यह है कि ICCR जो इंडिया की काउंसिल है कल्चरल रिलेशंस की, उसने कराची लिटरेरी फेस्टिवल को स्पॉन्सर किया था। भारत ने हमारे प्रिजनर्स छोड़े हैं, पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जो पाकिस्तान, मैं अपना जुमला कंप्लीट कर लूँ, पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जो हाउस अरेस्ट किया उससे भी एक पॉजिटिव गया। तो मेरा ये ख्याल है कि अगरचे इस कम्युनिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट, मगर उम्मीद ये है कि ये ताल्लुकात बेहतर होंगे। यहाँ पे आपको ये बात याद दिलाती चलूं कि ये कम्युनिकेशन तो हुई है, मगर भारत ने हमारे हाई कमीशन बासित साहब को बुला के सेंश्योर किया है कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर बयान क्यों दिया है। तो ये जहन में रखना चाहिए, ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस पे हाँ का ऑप्शन लूँ। बाबर सत्तार साहब। नहीं जी, कोई मुझे तो उम्मीद नहीं नजर आती, ख्वाहिश जरूर है लेकिन उम्मीद नहीं है। आयशा देखिए, दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि एक अपना साइकोलॉजिकल मेकअप आपकी लीडरशिप का कैसा है। अगर तो मोदी साहब का कोई हमें अभी तक अंदिया ऐसा मिला होता कि उनका साइकोलॉजिकल मेकअप ऐसा है, उन्हें लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, यानी उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर ये चीज आती है, तो फिर कोई आप उम्मीद कर सकते हैं कि लीडरशिप, जिस तरह भट्टी साहब ने शुरू में कहा, ये पीस क्रिएट करना बड़ा अनपॉपुलर होगा। इसके लिए ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो इमीडिएटली पॉपुलर नहीं होंगे दोनों पॉपुलेशंस के अंदर, और उसमें आपको एक बेसिक फेथ चाहिए होगा कि आज बेशक अनपॉपुलर काम करें लेकिन ये कल को हमारे लोगों के लिए बेहतर है, इस रीजन के लिए बेहतर है, दुनिया के लिए बेहतर है। उस तरह की कन्विक्शन के साथ हम लीडरशिप को आगे चलना पड़ेगा। तो मोदी साहब
का एक साइकोलॉजिकल मेकअप है जिसमें जो मुस्लिम्स की ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर है उससे आपको नजर आता है कि जो पार्टीशन उनके लिए अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो अपने रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में वहां तक पहुंचे ही नहीं है अभी तक कि उन्हें लगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया की इक्वल बेसिस के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाना तो फिर बड़ी दूर की बात है। दूसरी कंपल्शन इकोनॉमिक्स की हो सकती है कि आपको इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपने अगर 6-7% की जो आपकी मिनिमम ग्रोथ रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको लगे कि जरूर पीस होना चाहिए, तो वो भी नहीं नजर आता कि उनका डेवलपमेंटल मॉडल ऐसा है जिसमें उन्हें लगता है कि पाकिस्तान से पीस किए बगैर बात आगे नहीं चलेगी। तो मुझे तो किसी सूरत नहीं नजर आता बीजेपी के माइंडसेट में, और हालात मजीद खराब किए क्योंकि अब यानी पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड एक अग्रीमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इंडिया में नहीं नजर आता। उनका मीडिया भी जिस तरह बात करता है और लोग भी जिस तरह बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि जरा दूर चले गए हम। ठीक, बहुत जरा दूर चले गए बीजेपी के माइंडसेट में। नहीं नियाजी साहब, देखिए जी, पहली बात यह है कि पहले हमारे इंडिया के दरमियान में टू स्टार्ट विद बोन ऑफ कंटेंशन वजह निज़ा एक थी कश्मीर, अब दो हो गई हैं। सी पैक भी हो गया है और कश्मीर भी हो गया है। पहली बात ये ध्यान में रखें। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये मारी बीबी ने बड़ा अच्छा एक वो हाईलाइट किया है कि पिछले एक महीने में वैसे इवेंट्स बहुत अच्छे हुए हैं। एक कराची में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, इंडिया ने उसको स्पॉन्सर किया है, 2 बच्चे हमारे छोड़ दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे इंडस वाटर कमीशन का इजलास हुआ है, फिर शशि थरूर जो है वो उस इजलास के अंदर वो शरीक हो रहे हैं जिसमें उन्होंने आके शरीक होना है। लेकिन ये चीज़ें जो है, जैसे जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा है कि ये सफारतकारी के अंदर इस तरह की जेस्चर बंदा एक दूसरे देते रहता है मुल्क को, और वो हमें ग्रीट करते रहेंगे, हमें फैसिलिटेट करते रहेंगे, हम उनको करते रहेंगे ऐसे ओकेजन्स पे। फिर मत भूलें कि 92 के अंदर भी हमारे ताल्लुकात इनसे बहुत बेहतर हो गए थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और लेकिन कश्मीर के अंदर मूवमेंट चल पड़ी। फिर कारगिल का इशू भी ये हुआ कि अभी वाजपेयी साहब का जो हम पूरी तरह पूरा एंजॉय नहीं एंजॉय कर रहे थे कि कारगिल कितना बड़ा इशू जो हुआ और उसे पूरा अपसाइड डाउन कर दिया। तीसरा यह है कि अब फिर कश्मीर के अंदर एक अपहीवल्स है और वो इंडिया के लिए बहुत एक दर्दसार बनी हुई है। चंद दिन पहले इंडिया के DGMO ने पाकिस्तान के DGMO को कॉल किया, उसने कहा जी कि हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेटेटर्स जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है जी कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है कश्मीर का और सीपैक का, उसको भी बहुत प्रेशर है और वो सारी प्लानिंग अपने तरीके से करेंगे। आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका और फॉर दैट मैटर चाइना, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये तय करना है कि क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लियर है। नहीं है बिल्कुल बाबर साहब की तरफ जिसको एम्फेटिकली नो कहता हूं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सवाल के जवाब में 5 नहीं के ऑप्शन आए, 1 हाँ का। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।